from Government Institute of Forensic Sciences, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी, नागपुर, महाराष्ट्र। वेलकम टू दिशा। इस शो में हम आज बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर अभी सारे यूथ और सारे फैमिलीज के अंदर छाई हुई यंग, टैलेंटेड, सेंसेशनल और जिन्होंने महाराष्ट्र को एक बहुत ही बड़े पुरस्कार को लाके सबसे अव्वल दर्जे के अंदर रखा है, उनसे मिले श्वेता उमरे इनसे। तो श्वेता नमस्ते, इस सेशन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता, हमारे दर्शक जो कि खास करके एक यंग कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं और हमारा शो जो कि मेनली मोटिवेट करता है और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है यंगस्टर्स के लिए कि वो आप जैसी ऊंचाइयों को, आपने जिन मुकामों को पाया है उन मुकामों पे कैसे पहुंच सके। तो इस सेशन के माध्यम से हम चाहते हैं कि जैसा इस साल महाराष्ट्र में आपने ये वाला कारनामा करके बताया, तो आने वाले हर साल में जब जब ये कंपटीशन हो तो हमारे दर्शकों में से कोई ना कोई वो मुकाम पाए। तो हमारे सेशन की स्टार्टिंग करते हैं थोड़ी बहुत एक बेसिक जानकारी से। तो आप हमें बताइएगा कि आपकी निजी जिंदगी किस प्रकार से रही और अभी तक का आपका जो भी एकेडमिक सफर रहा है वो किस प्रकार से गया है, प्लीज। जी बिल्कुल। तो मेरी मम्मी है और मेरा एक छोटा भाई है, हम साथ में रहते हैं। नागपुर में मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन था वो संस्कार विद्यासागर स्कूल से हुआ था, केडी के कैंपस में जो है। ओके। वहाँ पर आई वाज अ वेरी नॉर्मल स्टूडेंट। मुझे कभी ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी फील नहीं हुआ, बस ये लगता था कि नहीं, एवरीवन हैज अ पर्पस, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे से ट्रीट जो करते हैं ना, सारी स्कूल्स का एक ट्रीटमेंट जो रहता है बच्चों की तरफ वो बहुत अच्छा होता है। तो वो अच्छे ट्रीटमेंट के साथ में हम वहाँ से पास आउट हुए। फिर मैंने 11th-12th किया कमला नेहरू कॉलेज से साइंस में। फिर उसके बाद मैंने एडमिशन ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस में, जहाँ से इस साल मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। ओके। तो अब आपकी इस सफर में जो आपका कोर्स है, आपने 10th लिया है और उसके बाद में 11th-12th साइंस किया है और उसके बाद में अभी आप फॉरेंसिक जो साइंसेस है उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस पूरी जर्नी के अंदर ये जो आपका ओरेटरशिप है, ये जो आपकी बोलने की कला है, ये आपको कब पता चली कि ये बहुत अच्छी है और इस कला के माध्यम से आप वाद विवाद या जिस प्रकार के संभाषण है उसके अंदर कुछ कर सकती हो? जी बिल्कुल। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मुझे ऐसा लगता था कि जब हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ था स्पोकन इंग्लिश, और एक बहुत ही बेहतरीन हमारी शिक्षिका थी उस वक्त, अभी भी वो सिखाती है वहाँ पर। अच्छा, नाम बता पाएंगे? जी बिल्कुल, धारा मैम उनका नाम था। अभी भी वो इंग्लिश पढ़ाती हैं कई जगहों पर। तो उन्होंने हमें ये इंट्रोड्यूस किया था इस टॉपिक से कि भाई पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, ओरेशन क्या है, व्हाट इज डिबेटिंग। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी लेवल पे हमें पता थी। उस वक्त भी हम कोशिश करते थे कि हम ग्रुप डिस्कशंस कर पाए, तो हमें ये 5-5 मार्क की एक्टिविटीज प्रोवाइड होती थी, जिसके लिए आपको इस पे मार्क्स मिलेंगे जो आपके फाइनल असेसमेंट में ऐड होंगे। तो मार्क्स के लिए सारे बच्चे करते थे। अच्छा। तो ये एक कला शायद इनकलकेट करने की उनकी टेक्निक थी हमारी टीचर्स की हमारे अंदर। और हमें बहुत एसएसटी की भी जो हमारी मैम थी, उन्होंने हमें करंट अफेयर्स से बहुत वाकिफ रखा हमेशा। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे आप अगर आपके आसपास की चीजों को जानते हैं तो आप कुछ भी बोल सकते हैं चार लोगों के सामने। आपको वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगा। तो ऐसे सारे टीचर्स का एक साथ काम करना जो था, उसकी वजह से एक बोल सकते हैं एक पब्लिक स्पीकिंग की तरफ रुचि मेरी जो थी वो बनी कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है बोलना, या फिर अगर मैं जो सोच रही हूँ मैं बता पा रही हूँ, तो ये खुशी की तरह इसको एक एज अ हॉबी मुझे खुशी होती थी जब मैं 4 लोगों के सामने बात करती थी। तो दिस स्टार्टेड डेवलपिंग लाइक दैट। एंड एकेडमिक्स, मेरा मम्मी डॉक्टर है, तो उसकी वजह से मेरा एकेडमिक्स हमेशा से अच्छा रहा है, बिकॉज एक स्ट्रिक्ट बहुत फर्म होल्ड मम्मी का था कि नहीं पढ़ना है, यू कैन डू एवरीथिंग, बट पढ़ाई के साथ आप तो करेंगे। तो उसकी वजह से मुझे भी काफी टीचर्स नहीं करते थे कि नहीं ये पढ़ भी लेती है, इसको बाहर कॉम्पिटिशन्स में भी भेज दो तो ये वो भी साथ में संभाल लेती है। तो तब से मैंने धीरे धीरे छोटे बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाना चालू किया। पहले स्कूल लेवल पे तो बहुत ही नाइव कॉम्पिटिशन्स होते थे, बेसिक टॉपिक्स होते थे बहुत। तो धीरे धीरे बस स्टेज पे शायद खड़ा ही होना सीखा है मैंने स्कूल लेवल पे। बोलना और क्या बोलना है ये शायद मैं पिछले 3-4 सालों में सीखा। फाइन।
सो एक्सीलेंट जर्नी। अब मुझे और एक यहाँ पे क्यूरियोसिटी है जो शायद से हमारे बाकी दर्शकों में भी होगी, क्योंकि हर स्कूल में ये तो होता है कि कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होती है, और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज जब होती है तो कोई ना कोई पार्टिसिपेंट्स हमें चाहिए। तो यूजुअली सभी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जो बच्चे खुद होके आगे बढ़ना चाहते हैं, या यस मैं बोलूंगा उन्हें पहला प्राधान्य दिया जाता है। तो क्या आपकी केस में भी ऐसा ही था, या आप बिल्कुल शांत थी और आपको मोटिवेट कर करके फोर्सफुली थोड़ा सा खींचा गया? एक्चुअली मैं इसका पूरा अपोजिट थी। मैं रेस्टलेस थी, चंचल बच्चा जिसको बोलते हैं ना, जो स्थिर नहीं बैठ सकता, या फिर जो इतनी तेजी से बात करता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना, कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, इससे भी मुझे उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक शांत बच्चे से बुलवाना, स्टेज पे खड़ा करवा के, उससे मेरे टीचर्स के लिए कई ज्यादा मुश्किल था मेरी स्कैटर्ड एनर्जी को चैनलाइज करना। कि मैं एकदम रेस्टलेस बच्चा हूँ, उसको आप इतना स्थिर कर पाए कि वो सीधी खड़ी होके पॉज लेके पंक्चुएशंस को समझ के किसी से बात कर पा रही है। तो मैं बहुत रेस्टलेस थी, और मुझे एक नॉर्मल ओरेटर बनाने में मेरी टीचर्स की बहुत सारी मेहनत थी। ये सवाल हमने इसलिए भी लिया है ताकि जो पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं और जो टीचर्स उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को शायद से हम ये बहुत रेस्टलेस है या ये बहुत शांत है, ये कुछ नहीं कर पाते हैं, या बहुत बार जो हमारा एक ताना होता है कि जो बच्चा आगे आता है उन्हें ही प्रोत्साहन दिया जाता है और उन्हें ही प्रोत्साहन देके इस मुकाम पे पहुंचाया जाता है, उनके लिए शायद ये सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब था कि आपका बच्चा किसी भी जोन से हो वो ये कर सकता है। इफ शी कैन, योर चाइल्ड ऑल्सो कैन। ओके श्वेता, और आप मुझे बताएंगे कि ये तो हो गई स्कूल लेवल की बात है। स्कूल के बाहर के एटमॉस्फेयर पे ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल हुए, या ऐसी कोई कंपटीशन आपको याद होगी? क्या आप उन कॉम्पिटिशन्स के नाम हमें बता पाएंगे जिन कॉम्पिटिशन्स में आपको एक हेल्दी स्पिरिट वाली कंपटीशन भी फील हुई, कॉम्पिटिटर्स काफी अच्छे थे, जहां पे गिरने पड़ने के बाद में भी आपने सीखा बहुत है? जी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स के बाद शायद आज मैं आपको मैंने एक दिन सोचा कि मैं गिनती हूँ बैठ के कि मैंने कितनी कॉम्पिटिशन्स खेली हैं, तो मेरा काउंट 250 क्रॉस कर गया सर। उसके बाद में मुझे समझा ही नहीं कि मैं कौन सी कॉम्पिटिशन याद रखूं, कौन सी का मेरे पास सर्टिफिकेट है, कौन सी का, मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस ये मेरे पिछले 4 सालों में रहा है कि मैंने शायद ही कोई प्रतियोगिता छोड़ी। मुझे बस ऐसा लगता था कि मैं हर प्रतियोगिता में जाऊं, चाहे मैं जीतूं हारूं कुछ भी, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, राइट। तो जाना जरूरी था, उस अपॉर्चुनिटी को सीज करना जरूरी था, और ये मैंने शुरू किया सही मायने में मेरे फर्स्ट ईयर से। जब मैंने एडमिशन ले ली फॉरेंसिक साइंस में, और मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट जो है पब्लिक स्पीकिंग में, ये घर बैठने से या सिर्फ कॉलेज जाने से डेवलप नहीं होगा। इसके लिए मुझे और स्पीकर्स के साथ रहना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी को देखते रहते हैं कंटिन्यूअसली, आप उनसे सीखना चालू कर देते हैं धीरे धीरे, राइट। तो इस प्रोसेस के लिए मैंने बहुत छोटे छोटे कॉम्पिटिशन से स्टार्ट किया सर। उस वक्त आज से 3 साल पहले नागपुर में मतलब काफी अच्छा होल्ड था। एक ये चीज है नागपुर के बारे में, इतने कमाल के वक्ता है यहाँ, इतने सारे और इतने कमाल के, आप देखेंगे हिंदी के वक्ता हो, चाहे मराठी के वक्ता हो, चाहे इंग्लिश के वक्ता हो, ऐसा लगता है हीरे जड़े सर, क्योंकि मजाक नहीं, बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया देखना उनको कॉम्पिटिशन में, तो मुझे लगने लगा कि हे भगवान, मतलब मैं शायद यहाँ खड़ी भी नहीं हो सकती, मुझे वो एक फीलिंग आ गई थी। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, जो इंसान स्टेज पे खड़े होकर आपको ये फील दे रहा है कि आप उनके कंपटीशन में कहीं खड़े नहीं होते, वही इंसान स्टेज से उतर के आपकी मदद करता है, ये नागपुर की खूबसूरती है। वेरी एक्सीलेंट। यहाँ मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ वेद प्रकाश जी मिश्रा, नितिन जी गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, इनकी भी जर्नी कुछ इसी प्रकार से ढली हुई है। इनके यंगस्टर दिनों की एक कंपटीशन है, जिस एक कंपटीशन के अंदर ये तीनों के तीनों पार्टिसिपेंट थे, एंड दे गॉट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइज रिस्पेक्टिवली। और ये बहुत ही अच्छे ओरेटर थे उनके कॉलेज के दिनों के, जो आज बहुत ही जानी मानी हस्तियां है। और नो डाउट नागपुर का दिल बहुत बड़ा है, तो यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी आकर दूसरे और पार्टिसिपेंट्स की जो मदद करते हैं,
ये खुद एक पार्टिसिपेंट, एक विनर आपको बता रहा है। तो हताश होकर कि नहीं, अगर हमने स्टार्ट किया तो कैसे किया जाए, यहाँ पे रुकना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे यही एक अच्छी बात है कि जैसे श्वेता को कुछ कंपिटिटर्स, कुछ विनर्स के अंदर अपने फ्रेंड्स मिले, आपको श्वेता के अंदर अपना एक फ्रेंड पक्का ही मिलेगा। और सर कैसा था कि पहले कॉम्पिटिशन्स में हम लोग जाते थे तो बहुत छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स, कोई बहुत बड़ा कैश प्राइज नहीं या कोई, पर जीतने की खुशी, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई चीज जीत जाने की खुशी से बड़ा कोई इनाम हो सकता है। तो हमारे लिए बस वो जीतने का, सीखने का जज्बा जो था वो बहुत बड़ा था। तो धीरे धीरे हम लोगों से कांटेक्ट में आने लगे और हमारे यहाँ ना ओरेटर्स की पीढ़ियां चल रही थी। हर साल के साथ अलग ओरेटर्स आते हैं ग्रुप में और अलग वक्ता होते हैं, उनके पास अलग कैपेबिलिटीज होती है, सबकी शैलियां अलग है, सबके वक्तृत्व के बोल सकते हैं एक तरीके से रंग रूप अलग है, भाषाएं अलग है। तो ऐसे ही मैंने एक स्पीकर, क्योंकि मेरी लैंग्वेज इंग्लिश थी, मुझे इंग्लिश में बोलना पसंद इसलिए है क्योंकि मेरी वोकैबुलरी इंग्लिश में वास्ट है। मुझे शायद हिंदी के जितने शब्द नहीं आते या आपण म्हणू शकतो मराठीचे जितके शब्द मला नसेल येत, त्यापेक्षा जास्त शब्द मला इंग्लिशचे येतात। दैट इज अ रीजन आई टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगी खुद को। तो मैंने आइडलाइज करना चालू किया एक इंग्लिश स्पीकर को, जो मेरे पहले नागपुर से कई बार बहुत बड़े बड़े नाम और खिताब हासिल करके आई थी, जिनका नाम स्वाइमा अहमद है। तो मैं उनसे बस उनको देखती थी, मैं कई कॉम्पिटिशन्स में सिर्फ उनको देखने गई। मैंने भाग भी नहीं लिया, कुछ नहीं, बस मैं जाती थी, मैं उनको सुन के वापस आ जाती। और उनसे मैंने इतना कुछ सीखा एंड टचवुड शी इज सच अ हम्बल पर्सन, शी स्टार्टेड मेंटरिंग मी। उन्होंने मुझे बहुत चीजों में हेल्प किया, गाइड किया कि श्वेता यहाँ जाओ, ये कंपटीशन में जाओ, ये वाला बहुत अच्छा कंपटीशन है। तो वहां से मेरी जर्नी चालू हुई। फिर छोटे बड़े कंपटीशन सारे कॉलेजेस के जो हर साल के एनुअल फंक्शंस होते हैं उसमें जाने लगे। और फिर यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स में मैंने अप्लाई किया। वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग एक बोल सकते हैं मोमेंट था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स में क्या होता है, नागपुर के सारे कॉलेज से बच्चे आते हैं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत वक्त है। वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज से 2, मराठी लैंग्वेज से 2 और हिंदी लैंग्वेज से 2 स्पीकर सिलेक्ट होते हैं और कम से कम 400 से 500 बच्चे बैठे हुए हैं। तो मेरे लिए वहां सिलेक्ट होना, एक न्यूबी जिसको लोग नहीं जानते या जो अभी अभी तो आई है, ऐसी बच्ची को सिलेक्ट करना, ये यूनिवर्सिटी की हिम्मत थी। शायद उन्होंने मुझ में कुछ देखा कि शायद कर लेगी, या चांस लिया होगा शायद उन्होंने, मुझे पता नहीं, पर उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और मैं यूनिवर्सिटी ट्रायल्स खेली। फिर उसके बाद लास्ट ईयर मैं यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट्स खेली और हम लोग एज अ नागपुर RTMNU के लिए हम पहले स्टेट्स जीते। उसके बाद हम AIU नेशनल्स खेलने के लिए रांची गए थे लास्ट ईयर, और फिर हम AIU नेशनल्स भी जीते। तो वो वहां से एक ऊर्जा बोलते हैं ना, ऊर्जा एक आ गई थी कि नहीं, अब हम फतेह तो हासिल कर पा रहे हैं, मतलब कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, एक एनर्जी आ गई थी। तो ऐसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स थे, जिनमें से एक और बहुत ही बेहतरीन कॉम्पिटिशन था जो कि डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट था, जो नेहरू युवा केंद्र ने ऑर्गेनाइज किया था। नेहरू युवा केंद्र से मैं पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरा उनसे जो संबंध है वो हमेशा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि वहाँ नागपुर के जो NYC के संचालक हैं श्री सालुके जी, उन्होंने मुझे बोलते हैं ना बिल्कुल बेटी की तरह प्रोत्साहित करना, उनका मुझे हमेशा वो सपोर्ट फील हुआ है कि वो हर छोटे बड़े कंपटीशन में उनको यहाँ तक कि वो मुझे फोन करके पूछते थे, बेटा तुम पहुंच गए क्या, या तुमने खाना खाया क्या, वहाँ पे सब अच्छा तो है कंपटीशन में अरेंजमेंट, मतलब एक बच्चे की तरह ध्यान देना। तो ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है हमारी इंडिया की, वहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो आपको पुश करते हैं अच्छी चीजों की तरफ। तो उनकी मदद से मैं डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में स्टेट लेवल तक गई थी। अलीबाग में स्टेट लेवल हुआ था। कुछ कारणवश वहाँ पे आगे सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ था और इट्स आइदर योर डे और इट्स नॉट। आपकी काबिलियत एक कंपटीशन से जज नहीं होती, बस ये है शायद आप उस दिन उतना बेहतरीन नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है। एक्सेलेंट पीस फॉर दोज हु वांट टू ट्राई बट समहाउ जो परफॉर्म नहीं कर सके। शायद से आखिरी की ये 2 लाइनें उन लोगों के लिए ही है। मैं और थोड़ा सा क्यूरियस हूं इस चीज को लेकर कि जैसा आपने बताया कि आपकी वोकेबुलरी बहुत वास्ट है,
तो हम लोग थोड़ा अगर बेसिक की ओर ध्यान दें तो जो हमारे दर्शक है, जिनमें कुछ लोग आपके तरीके से बोलना चाहते हैं, भले ही वो किसी कंपटीशन में ना जाना चाहे, लेकिन निजी जीवन के अंदर वो अपनी कम्युनिकेशन की एबिलिटी को तराशना चाहते हैं, ड्यू टू द रीजन कि कम्युनिकेशन ये वो एक चीज है जिसके अंदर अगर हम लोग सही तरीके से वो बात कर सके जिसमें हमें जो सामने वाले को समझाना है वो उसी तरीके से समझे जो हम समझाना चाहते हैं। जो वर्ड्स का एक एक्सप्लोर करना जिसे बोलते हैं, तो ये चीज आपने किस तरीके से की? आपका वोकेबलरी का बेस आपने किस तरीके से बढ़ाया? क्या क्या आपने इनपुट्स लिए हैं जिस वजह से आपके लैंग्वेज के ऊपर का कमांड बहुत ही अच्छा है? इसके 3 स्टेप्स थे सर मेरे लाइफ में। ओके। पहला स्टेप था इसका केयरफुल लिसनिंग, क्योंकि आपके आसपास जो लोग हैं वो शायद बहुत अच्छे वक्ता ना हो, पर उनकी वोकैबुलरी में 5-6 ऐसे शब्द जरूर होंगे जो आपकी वोकैबुलरी का भाग नहीं है। और अगर आप दिन भर में शांति से आपके आसपास के लोगों को सुनते रहे तो आपको 5-6 नए और अच्छे वर्ड जरूर मिलते हैं। ये स्कूल के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आपके टीचर्स बात कर रहे होते हैं आपस में तो वो काफी अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उससे आप कहाँ यूज किया है उस वर्ड को, सिर्फ इतना भी अगर आप सोचे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो जाएगा और आप उसके ऊपर सोचेंगे जरूर। तो स्टेप नंबर 1 केयरफुल लिसनिंग। स्टेप नंबर 2 केयरफुल रीडिंग। हम लोग बोलते हैं कि रीड करने की हैबिट नहीं है आजकल के बच्चों को, पर हम गलत है सर। वो होर्डिंग्स पढ़ते हैं, वो कॉमिक्स पढ़ते हैं, वो मैगजीन्स पढ़ते हैं, वो टीवी पे आने वाले जो कई सारी मार्वल की जो मूवीज है आजकल, डीसी मार्वल की जो सुपर हीरो मूवीज है, तो इंग्लिश अगर वो सुन नहीं पा रहे ना उनकी एक्सेंट में, तो वो सबटाइटल्स पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं सर, बस वो क्या पढ़ रहे हैं ये चैनलाइज करने की ताकत उनके स्कूल के पास है। कि आप उनको सही रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कीजिए जो उनको इंटरेस्टिंग भी लगे और जिसमें उनका डेवलपमेंट भी हो। हम सिर्फ डेवलपमेंट वाली बुक्स प्रोवाइड करेंगे सर तो शायद वो अपने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसी कॉमिक्स रखना चालू कीजिए लाइब्रेरी में, आप उनके लिए चिल्ड्रन नॉवेल्स लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस कीजिए, या फिर किसी बच्चे को जीके में इंटरेस्ट है तो उसको सारे टाइप के न्यूज़पेपर लाके दीजिए ताकि वो खुश हो जाए कि मेरे पास में हर लैंग्वेज का और हर कंपनी का न्यूज़पेपर आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये स्कूल जब प्रोवाइड करता है तो एक ऑटोमेटिक इंटरेस्ट डेवलप होता है रीडिंग में। मेरे पास सर ओवर 400 नॉवेल्स का कलेक्शन है, और मैंने फाइनली लास्ट ईयर किंडल खरीदा क्योंकि मेरे पास किताबें रखने की जगह नहीं थी। तो ये जो एक पढ़ने का मुझे रुचि था ये इसलिए भी डेवलप हुआ क्योंकि मैं जब पढ़ती थी तो मैं ऐसा लगता था मैं सुन रही हूँ, मैं पढ़ नहीं रही, मैं पढ़ रही हूँ और कोई वॉइस है मेरे दिमाग में जो उसको पढ़ रही है, तो उस वॉइस को सुनना मेरे लिए रीडिंग था। तो ये 2 चीजें एक वोकैबुलरी और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। और प्रिसाइसली अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं, जैसे आपका शब्दकोश बढ़ाना है आपको, आप एक ही शब्द को बार बार बोलते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बहुत क्लीशे हो गया है सर, आप जिसको देखेंगे वो आपको गुड मॉर्निंग ही बोलेगा, जैसे कि गुड के लिए और कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास, ऐसी एक सिचुएशन। तो अगर आपको ऐसे बहुत नॉर्मल शब्द है जिसकी जगह पर आप अच्छे और ऐसे शब्द जो और किसी के कान पर पड़ेंगे तो वो भी जाके उसका मीनिंग देखेंगे, ऐसे शब्द अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सर ये जो एक हैबिट हमें इंट्रोड्यूस की गई थी थेसोरस रीडिंग। थेसोरस नाम की एक बुक होती है विच इज अ डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स। आप उसमें गुड सर्च करेंगे तो आपको उस बुक में गुड का मीनिंग रखने वाले और 25 वर्ड्स, या हम इसको पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, सिनोनिम्स। सो दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स, और इवेंचुअली वो आपकी लैंग्वेज में धीरे धीरे वंस एट ऑल अचानक से आपने किताब पढ़ ली और आप एकदम से मास्टर हो गए, ऐसा नहीं होगा। हम लोग खुद 8th स्टैंडर्ड से, जैसे बेसिक वर्ड है ट्रैंक्विलाइजिंग, बहुत ही बेसिक वर्ड है, पर 8th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए वर्ड बहुत नया था। तो जब ये हमारी 8th स्टैंडर्ड की लाइफ से इंट्रोड्यूस हुआ तब जाके हमारे लिए वो 12th तक नॉर्मल हुआ। कई लोग हैं जिनके लिए आज भी ये वर्ड नया हो क्योंकि शायद वो इस वर्ड से अक्वेंटेड नहीं है। तो ये 3 चीजें हैं जिससे मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वोकैबुलरी और पंक्चुएशंस और स्पीकिंग स्किल्स इन ऑल डेवलप कर सकते हैं। ओके, राइट। तो जैसा कि श्वेता ने बताया, वी कैन समराइज हर होल आंसर। फर्स्ट, एक्टिव लिसनिंग, सही तरीके से सुनना। सिर्फ सुनना भी एक बात होती है, लेकिन सही तरीके से सुनना, क्योंकि सही तरीके से सुनने से आपके जहन के अंदर वो सारी बातें, नए शब्द, नए कॉन्सेप्ट घुस जाएंगे। सेकंड,
एक्टिव रीडिंग। ये तो थोड़ा सा बाइपोलर टाइप है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि नई जनरेशन ये नहीं कर रही है, लेकिन वही नई जनरेशन बड़े बड़े धमाके कर रही है। नई जनरेशन मोबाइल के अंदर इतने अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्लेन कर लेती है या एक्सप्लोर कर लेती है, जो कि शायद बड़े लोगों के लिए उतना आसान ना हो। तो सिर्फ रीडिंग को हमें एक्टिव रीडिंग के ओर कन्वर्ट करना होगा, एंड फॉर दैट जो भी उनका इंटरेस्ट सेक्शन है, उस इंटरेस्ट सेक्शन से रिलेटेड जो भी रीड है वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए। एंड थर्ड वन इज टू एक्सप्लोर मोर वेरिएशंस। अगर एक वर्ड आप यूज कर रहे हो तो उस एक वर्ड के लिए और भी बहुपर्यायवाची कौन कौन से शब्दों का उपयोग हम कर सकते हैं, ताकि लोगों से कुछ अनोखा डिफरेंट फील हो, राइट जी। तो ये 3 एक तरीके हैं, जो तरीके हम किसी भी एज ग्रुप के बच्चों को लगा सकते हैं। इसमें स्कूल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर स्कूल ना कर सके तो एटलीस्ट पेरेंट्स अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन will be Shweta, tell us about your journey in National Youth Parliament, क्योंकि ये वो एक मुकाम है जिस मुकाम की वजह से आप अभी बहुत ही कह सकते हैं हम लोग कि घर घर में श्वेता पहुंच चुकी है आपके मोबाइल के द्वारा। तो श्वेता, नेशनल यूथ पार्लियामेंट क्या कॉन्सेप्ट है, कितने स्टेजेस में होता है, और क्या कठिनाइयां और क्या अच्छी बातें हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक चीज जिसने मुझे नेशनल यूथ पार्लियामेंट में जाने का प्रोत्साहन दिया, वो चीज थी उसके ठीक पहले खेला हुआ मेरा कंपटीशन। मैं स्पीक फॉर इंडिया में फाइनल 8 तक पहुंची थी। स्पीक फॉर इंडिया इज अ डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय फेडरल बैंक, एंड उसमें मैं पिछले साल मैंने कम्पीट किया था और मैं फाइनल 8 तक पहुंची। और पहुंचने के बाद महाराष्ट्र लेवल पे था, सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चे थे उस कंपटीशन में। तो फाइनल 8 में जाके ऐसा हुआ ना कि जो जीते वो इतने इनक्रेडिबल स्पीकर्स थे कि हम खड़े होकर तालियां बजा रहे थे उनके। वहां एक स्पीकर थे, वहां के जो विनर थे, उनसे मैंने एक वो चीज सीखी जो शायद मेरे भाषण में या मेरी शैली में कम थी, जो थी ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मैं नेशनल यूथ पार्लियामेंट में से अच्छी तरीके से गुजर पाई, क्योंकि आर्टिकुलेशन पे वहां पे मार्क्स थे। राइट। अब हम एक वो चीज जो मैंने वहां सीखी, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मुझे स्पीक फॉर इंडिया ने दिया था, जो मुझे नेशनल यूथ पार्लियामेंट में काम है। अब नेशनल यूथ पार्लियामेंट की बात करेंगे, जिसको हम राष्ट्रीय युवा संसद बोलते हैं। तो ये जहाँ स्टार्ट हुआ वो 88,000 बच्चों के स्टार्ट हुआ। तो हर सिटी से, हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चों को साथ लाया गया, उनके कॉम्पिटिशंस करवाए गए। तो पहले वॉक इन इंटरव्यूज और ऑनलाइन इंटरव्यूज, ऐसे दो आपके पास में ऑप्शंस थे। तो मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया था नागपुर में, जहाँ पर हमें जज किया गया। काफी सारे बच्चे आए थे, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50 बच्चों का चयन हुआ था। कुछ 300 बच्चों की लिस्ट लगी थी, जिसमें से पहले 50 बच्चे जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन 50 बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों का चयन होने वाला था, जो स्टेट लेवल पर जाएंगे। तो वहां से हम 3 लोगों का यहाँ से नागपुर से चयन हुआ और हम स्टेट लेवल खेलने के लिए पुणे यूनिवर्सिटी गए थे। पुणे यूनिवर्सिटी में ऐसा था कि हर डिस्ट्रिक्ट के 3 बेस्ट बच्चे, जो कि बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो खुद 500 लोगों से सिलेक्ट होकर आपके सामने आए हैं। तो स्टेट लेवल पे हमारे पास में 116 बेहतरीन स्पीकर्स गोवा और महाराष्ट्र के। और स्टेट लेवल हुआ, उसके बाद बहुत खूबसूरत हमें भाषण वहां पे सुनने मिले सारे। तो सच बताऊं तो वहां तक मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी या मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, ऐसा नहीं बोल सकते। नेशनल यूथ पार्लियामेंट हर कदम पे मेरे लिए एक सरप्राइज रहा। तो वहां पे जब मार्किंग स्कीम बताई गई तो वो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी, क्योंकि 100 मार्क्स का मार्किंग स्कीम था उनका, जिसके ऊपर 25 मार्क आपकी बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल स्टेज डिमीनियर पे थे, कि आप स्टेज पे आने से स्टेज से उतरने तक कैसे बिहेव कर रहे हैं। और 25 मार्क जो थे आपके कंटेंट क्लैरिटी पे थे, कि आपका कंटेंट आपके दिमाग में कितना क्लियर है। 25 मार्क आर्टिकुलेशन पे थे, यानी कि आपके पास में जो कंटेंट है उसको आपने किस तरीके से अरेंज किया है, वो अरेंजमेंट कैसा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। और 25 बचे हुए मार्क्स जो थे वो आपके कंटेंट क्वालिटी पे, कि आपका कंटेंट है कैसा और आपने कितने प्रकार की चीजें उसमें आप डाइवर्सिटी एक्सप्लेन कर सके। तो ये जो मार्किंग स्कीम थी बहुत
इसमें एक वक्ता का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो देखा गया। सिर्फ कंटेंट पे मार्क्स नहीं थे या सिर्फ लोगों की तालियों पे मार्क्स नहीं थे, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। राइट। फिर वहां से स्टेट लेवल पे हमें कॉल आया कि आप नेशनल्स जा रहे हैं। 2 लोग थे, मैं और वर्धा से आयुषी। ओके। तो हम दोनों महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने दिल्ली गए। दिल्ली में 27 तारीख को जो फेलिसिटेशन था उसके पहले एक दिन यानी कि 26 तारीख को मेरा कंपटीशन था। और हमें हमेशा हर स्तर पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट में अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते थे जिनका कुछ ना कुछ संबंध होता था नॉर्मल गवर्नमेंट पॉलिसीज के साथ। ओके। जो जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक से हमेशा रिलेटेड रहते थे। तो उसी प्रकार से स्टेट में मेरा टॉपिक था डिजिटल इंडिया ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिवाइड। तो ये जरूरी होता था कि आप पूरे टॉपिक पर बात करें ना कि उसके एक अंग पर। तो मुझे ऐसा लगता है कई लोगों से शायद ये अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुआ कि उन्होंने सिर्फ डिजिटल इंडिया की बात की, वो सेकंड हाफ ऑफ द टॉपिक जो था उसको समझ नहीं पाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप कहीं भी कुछ बोलना चाहते हैं लाइफ में तो आप पूरे टॉपिक को देखें। एक मेजर वर्ड को देख के अगर हम उसी पे बोलते रह गए तो हमारा कंटेंट वीक हो जाएगा या कम पड़ जाएगा। ये सीख के हम लोग नेशनल्स तक पहुंचे। नेशनल्स में 56 स्पीकर्स ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट से 2 बेहतरीन स्पीकर्स हमारे पास में थे। वहां पर हमने सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा देश एक कमरे में बैठा है, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी। कुछ स्पीकर्स आसाम से हैं, कुछ स्पीकर्स श्रीनगर से हैं, कुछ स्पीकर्स गुजरात से हैं। तो उनके वेशभूषाएं देख लीजिए, उनका बात करने का, उठने बैठने का तरीका सब एक दूसरे से अलग था। तो एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे हमारा कंपटीशन चालू हुआ और जो जजेस थे वो हमेशा जो जूरी पैनल होता था 5 जजेस होते थे, जिसमें हर जज अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से होता। कोई पॉलिटिक्स से होता था, कोई एजुकेशन स्ट्रीम से होता था, कोई मीडिया स्ट्रीम से होता था, कोई इंडस्ट्री से, बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिर ऐसी। तो एक बहुत बोलते हैं नजरिया जो था जजेस का वो बहुत वैलिड था कि हर तरीके का इंसान वहाँ पे जजिंग पैनल में आपके लिए बैठा है। तो एक बहुत अच्छी चीज थी। उसके बाद हमने देखा कि कैसे नेशनल पार्लियामेंट में एक स्पीकर आके 4 मिनट के वक्त में उनको अपने विचार अपने टॉपिक पर रखने थे। फिर बोलने के बाद उसी दिन शाम को रिजल्ट्स अनाउंस हुए और तीसरा जो प्राइज था वो बिहार को गया, दूसरा प्राइज कर्नाटका को गया और पहला प्राइज महाराष्ट्र को गया। तो ये एक बहुत खुशी का पल कह सकते थे। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट लग रहा था उसमें। एक बात श्वेता के साथ में बात करके हम लोग कंसिस्टेंटली महसूस कर रहे होंगे कि शी हैव वेरी डीप रिस्पेक्ट फॉर हर अपोनेंट्स आल्सो। मींस थ्रूआउट हर टॉक जिस आराम से वो मान सम्मान बिखेरती जा रही है अपने स्टेट के लिए। शी कुड हैव बीन बोल सकती थी कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, बट शी इज वेरी प्रिसाइज, शी इज वेरी क्लियर अबाउट ऑल द स्टेजेस। किन किन पायदान के ऊपर कौन सी ऐसी माइन्यूट छोटी छोटी चीजें हैं जिन छोटी छोटी चीजों का योगदान उनको अंडरस्टैंड करने की वजह से मिलने वाली सफलता। आप इसका क्लियर कट अंदेशा लगा सकते हो कि कोई भी सक्सेस ग्रांटेड बोल के नहीं लिया जा सकता है। जब एक मुकाम के ऊपर आप पहुंच जाते हो तो बिफोर टॉक ऑल्सो वी हैड द थिंग कि हमारा जो ये सेशन है ये उन यंगस्टर्स के लिए है जो आने वाले समय के अंदर महाराष्ट्र के लिए सेम प्राइस या इससे भी अच्छे बड़े इसी वेराइटी की जो भी कॉम्पिटिशन्स है उनको जीत के महाराष्ट्र को और खुद को गौरवान्वित करें। तो श्वेता, एक्चुअली आई एम वेरी डिलाइटेड बिकॉज द क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग आई एम गेटिंग प्रिसाइज एंड वेरी एब्सोल्यूट आंसर्स। 100% जो आंसर रिक्वायर्ड हो रहा है वो वाला पूरे के पूरे आंसर हमें मिल पा रहे हैं। तो ये एक काफी खुशी की बात है इस सेशन के लिए। हमारे यंगस्टर को इससे बहुत 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 फायदा होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन फॉर बी यू कि अब इस मुकाम पे पहुंचने के बाद में आगे की जर्नी के लिए आपके सामने कौन कौन सी और अलग अलग प्रतियोगिताएं हैं या आने वाले समय के अंदर आप अपने करियर का प्लानिंग किस तरीके से कर रही हैं? जी सर, बिल्कुल।
ये आपने बहुत खूबसूरती से पूछा हुआ सवाल है, पर इसी सवाल को तोड़ मरोड़ के इसमें राजनीति घुसा के मुझे पूछा गया है कि आपको राजनीति में देखने कब मिलेगा। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया था कि राजनीति में होने के लिए राजनीति में होना जरूरी नहीं है, उसका हिस्सा मैं राजनीति का हिस्सा एज ए सिटीजन भी रह के मैं रह सकती हूँ। और जरूरी नहीं है कि जब तक मेरे हाथ में कमाल नहीं है या मैं कुर्सी पर नहीं हूँ तब तक मैं देश नहीं बदल सकती। मैं अपने घर में बैठ के अच्छे विचार रख के छोटी बड़ी अच्छी चीजें करके देश बदल सकती हूँ। तो राजनीति हर चीज डिफाइन नहीं करती है इस कंट्री का। ये बात एक मैं बोलना चाहूंगी कि ओरेटरी जो है, पब्लिक स्पीकिंग जिसको बोलते हैं, दिस शुड बी यूज्ड टू क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स। एजेंडा पकड़ के चलने को ओरेटरी नहीं कहते। अगर आपके पास में ऐसी कला है कि आपकी वाणी से, आपकी आवाज, आपकी भाषा लोगों को पसंद आ रही है, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करें, ना कि आप एक चीज पकड़ के बैठ जाए कि ये सही है, ये गलत है और मैं इसी को प्रीच करूंगी। तो ओरेटरी को पॉलिटिक्स से 100% ना जोड़ा जाए, ये मेरी दरख्वास्त रहेगी हर इंसान से जो मुझे इस वक्त देख रहे होंगे। और हाँ, oratory is a very crucial part if you want to go in politics, but it is not everything about politics. It is much more about enlightenment, about sharing, about how your experience, your words can change and inspire people. तो उस तरीके से हम पब्लिक स्पीकिंग को देखें अगर तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और इसके बाद की अगर हम प्रतियोगिताओं की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मैं TEDx में जाना चाहूंगी और मैं आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स कवर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है तो मेरे लिए और अच्छे से पॉसिबल होगा जी। इसके अलावा भी मैं मराठी और हिंदी और पता नहीं मेरा क्यों मन है पर बांग्ला, इन भाषाओं को परफेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भाषाएं बहुत खूबसूरत है। सारी ही भाषाएं खूबसूरत हैं, पर मेरे ये दिल के करीब है, तो मैं इनको सीखना चाहूंगी अच्छे से, इनमें भी बोलने की कोशिश करना चाहूंगी ताकि मैं उन सेक्शंस तक पहुंच पाऊं जहां तक शायद इंग्लिश नहीं पहुंच रही होगी। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स आप बोल सकते हैं जो अभी मेरे हैं। बाकी मैं यही चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं स्पीकिंग से, पब्लिक स्पीकिंग से, ओरेटरी से मैं एक ऐसा छोटा सा चेंज ला सकूं जो शायद अदरवाइज मैं घर पे बैठ के कुछ ना करके नहीं ला सकती। और एक और जो चीज है जो मैं सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनको मैं बहुत तहे दिल से कहना चाहूंगी कि जब आपको कोई ऐसे लोग मिले लाइफ में जो जेन्युइनली चाहते हैं आपको अच्छे मुकाम पे जाते हुए देखना, तो आप बहुत ताकत से उन्हें पकड़ लीजिए, क्योंकि ये लोग आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस देते हैं, ये लोग आपको बहुत सारा नॉलेज देते हैं, और कभी कभी जो चीजें हम हमारे नजरिए से नहीं समझ पाते हम उनके नजरिए से समझ लेते हैं। तो ऐसे लोग सर बहुत सारे मुझे टचवुड लाइफ में मिले हैं। और मुझे ये भी याद है कि कैसे मैंने एग्जाम के पहले ये कंपटीशन के एक दिन पहले आपसे बहुत सारा विषय विमर्श किया था इस टॉपिक पे कि हम क्या बोले या ये टॉपिक कैसा है। तो उसी के थ्रू शायद एक क्लियर आइडिया आया मुझे आपसे बात करके। ऐसे ही मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके लाइफ में आपको जो भी अच्छे लोग मिलते हैं उनसे बात करते रहिए, चाहे वो छोटे टॉपिक्स हो बड़े टॉपिक्स हो, उससे आपको क्लैरिटी आती है। 4-5 लोगों के व्यूज जब आप सुनते हैं तो आपको समझने में भी आसानी होती है और बोलने में तो बहुत सारी मदद होती है। तो अच्छे स्पीकर्स के साथ आप कांटेक्ट रखें जो आपको मदद करना चाहते हैं, जो आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ। इससे बहुत सारी तरक्की आपको प्राप्त होगी। बहुत ही बुनियादी बात श्वेता ने यहाँ कही है कि आपका जो भी सपना है वो उन लोगों के साथ में मिलके बहुत आसान हो जाता है जो लोग आपके सपने को खुद का सपना समझे। और बहुत बार ऊंचाइयों के बड़े बड़े पायदान छूते वक्त हम लोग उन बुनियादी चीजों को भूल जाते हैं। अगर हम उन बुनियादी चीजों को पकड़ के रखें, उन लोगों को पकड़ के रखें, तो शायद से आपका सपना बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है पूरा। श्वेता, दिस वाज द ऑल सेशन। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी पेरेंट्स है, इन लोगों के लिए और अगर तुम कुछ कहना चाहो तो प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी बिल्कुल, मैं फॉर द स्टूडेंट्स प्लीज डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है आप उसे छोड़िए मत, एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आप पूरी ताकत से जिस चीज को
जिस चीज की तरफ कोशिश करेंगे वो डेफिनेटली मिलती है। और बहुत जो शाहरुख खान का डायलॉग है कि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लग जाती है, तो ये सच है। क्योंकि मैंने ये होते हुए देखा है कि आप में जब कोई चीज को पाने की ताकत होती है, जज्बा होता है, पैशन जिसको बोलते हैं, चाहे वो फिर आपकी पढ़ाई हो, कोई स्पोर्ट्स हो, या पब्लिक स्पीकिंग हो, या आपका कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल हो, एनीथिंग। अगर आपको एग्जाम्स में टॉप करना है, सबसे पहला स्टेप यही है कि आप खुद को कन्विंस करें कि आप कर सकते हैं। आपको खुद को मना लेना है कि आप ये चीज कर चुके हैं, आप जीत चुके हैं। तो उससे आपका माइंड पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करेगा और आपको हर अपॉर्चुनिटी साफ दिखाई देगी, आप उसको पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। तो कोई भी आपके सामने आई हुई अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं। फॉर पेरेंट्स, मैं मानती हूँ, मेरी मम्मी खुद डॉक्टर है, मैं मानती हूँ कि इट इज डिफिकल्ट इफ योर चाइल्ड वांट्स टू गो इन सम रैंडम फील्ड जो नॉर्मल स्ट्रीम्स से अलग है। अगर वो अपना करियर कोई बहुत ही डाइवर्स चीज में बनाना चाहता है जो रिस्की है, जो शायद आगे जाके मटेरियलाइज नहीं होगा, पर सर मैम सारी फील्ड्स में रिस्क है। और ये जो रिस्क है ना, ये बस हमें थोड़ा कम दिखाई देता है बाकी फील्ड्स में, क्योंकि ऐसा है कि वो सब लोग कर चुके हैं। तो अगर आपका बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो आप सिर्फ एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, वो है उस पर विश्वास। एक बच्चे के लिए अपने मॉम डैड का विश्वास उसके ऊपर होने से बड़ा प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर सर, और कुछ नहीं है। मेरे लिए एक ही सबसे बड़ी चीज ये थी कि माय मॉम ट्रस्ट्स मी। इफ माय मॉम ट्रस्ट्स मी, आई कैन नॉट ब्रेक इट। तो अगर वो कोई गलत चीजें कर भी रहे हैं, क्योंकि ये उम्र है जहाँ पे वो रिस्क लेंगे, गलतियां करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, पर अगर उनसे कुछ गलतियां हो भी रही है तो आप उनपे से ट्रस्ट उठाने की जगह उनपे ट्रस्ट रखिए, ताकि वो उससे डरे और उनको पूरा वक्त मन में ये लगे कि नहीं, मेरे माँ बाप मुझ पे विश्वास करते हैं, मैंने ये चीजें नहीं करनी चाहिए, या मैंने कुछ पॉजिटिव करना चाहिए, या जो मैं अचीव करना चाहती हूँ वो मैं पूरी ताकत से करूँ। क्यों? क्योंकि इससे मेरे माँ बाप का विश्वास और बढ़ जाएगा और उनको खुशी मिलेगी। तो ये जो पेरेंट और बच्चों का बॉन्ड है, ये पेरेंट्स ही डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं उस उम्र में जहाँ पे डेवलपमेंट होता है, और फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होते जाते हैं तो फिर बहुत सारी क्राइसिस। यहाँ पे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म में एक और चीज रेज करना चाहूंगी, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। हम लोग इतने इश्यूज देख रहे हैं आज की डेट में सोसाइटी में, राइट, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, बहुत सारी चीजों की वजह से ना साइकोलॉजी बच्चों की, बड़ों की, एवरीवन इज इन स्ट्रेस, एवरीवन, राइट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आ रही है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ कि यू रिक्वायर साइकोलॉजिकल असिस्टेंस और यू रिक्वायर साइकोलॉजिकल हेल्प, सर हमें अगर बुखार हो जाए जो 101 के ऊपर चला जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। पर अगर हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम अच्छा नहीं फील कर पा रहे, या उदास लग रहा है, या बार बार रोना आ रहा है, बच्चा सो ही नहीं रहा, सुबह 5-6 बजे तक जागा रहता है, तो ये सारी चीजें नजरअंदाज करते हैं हम, क्योंकि ठीक हो जाएगा ना। पर हमें ये समझना पड़ेगा कि जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ है उतना ही इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है, और अगर आपको साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की जरूरत है तो इसमें कोई शर्म आने जैसी बात नहीं है। ये एक बहुत नॉर्मल चीज है जो आपकी नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल डेवलपमेंट में मदद करती है। तो प्लीज आपके मेंटल हाइजीन की तरफ आप ध्यान दें, आपके बच्चे के मेंटल हाइजीन की तरफ आप ध्यान दें, और अगर आपको तकलीफ लगती है तो प्लीज गो एंड टॉक टू पीपल। देयर आर एक्सीलेंट काउंसलर्स इन नागपुर, एक्सीलेंट साइकोलॉजिस्ट, सर मैंने इनक्रेडिबल चेंजेस देखे हैं बच्चों में, राइट। और स्कूल्स जो है, प्रिंसिपल्स जो मुझे शायद यहाँ से सुन रहे होंगे, सर मैम, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अपॉइंट a personal counselor for your school, because it is very essential for the kids to have someone they can go and share everything with. अगर वो अपने माँ बाप से शायद पूरी बात नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते उनकी ड्रीम्स, उनके एस्पिरेशंस, तो शायद वो किसी एक इंसान से कर ले जो उनसे बहुत खूबसूरती से बात करके एक रैपो बना पाए। जी। तो सारे स्कूल्स में एक पर्सनल काउंसलर होना बहुत जरूरी है, और जितना आप मेंटली स्टेबल रहेंगे उतना आपकी डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होगी। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, अगर इस पे हम सब मिलके एक साथ काम कर लें। एक्सेलेंट बीट। दिशा, इस सीरीज को शुरुआत करने का जो एक मुकाम आया था, सो थ्रू आवर डिफरेंट टाइप ऑफ सेशंस,
प्रॉब्लम विच वॉज कॉमनली अराइज टू अस, कि एक बहुत ही कॉमन चीज हम लोगों तक ये पहुंची थी कि सभी माता पिताओं को ये लगता है कि उनकी जो पेरेंटिंग है वो सही है। नो डाउट आपकी पेरेंटिंग बेहद सही है, लेकिन कहीं ना कहीं पे इस पेरेंटिंग के दौर में वो छोटे मोटे मुकाम जहां पे या तो हम किसी अपॉर्चुनिटी को स्किप कर देते हैं, या किसी जगह हम अगर उसको मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वहां से आपका और आपके बच्चे का जो रेपो है ये ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। सेकेंड थिंग कि द रिक्वेस्ट विच श्वेता हैव रेज्ड फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म टू स्कूल्स, तो हमारे स्कूल्स के अंदर टीचर्स तो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं पे काउंसलर्स जो होने चाहिए, किसी कारणवश अगर वो काउंसलर वहां अवेलेबल नहीं है, तो पेरेंट्स, टीचर्स या स्कूल्स ये तीनों असिस्ट कर ले किसी काउंसलर के पास में जाकर। अगर वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को जब वो बहुत कम होती है उसी समय अगर सॉल्व कर ले, तो वो बड़े होकर किसी बच्चे की लाइफ बेकार करने लायक काम नहीं कर पाएगा। तो काउंसलर्स या काउंसलिंग ये उतना ही जरूरी है जितना एक डॉक्टर का हमारे जीवन के अंदर हमें हेल्दी बनाए रखने में इंपॉर्टेंस होता है। अगर बीमार होने के बाद अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस समय डॉक्टर के पास भी बहुत ही कम ऑप्शन बचते हैं और उन्हें मजबूरन आपको इंजेक्शन या ट्रीटमेंट ऐसी देनी पड़ती है जो आपको भी तकलीफ दे। तो बिफोर हैंड ही अगर हम बच्चों को काउंसलर्स के पास में ले जाए और आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म, आपके इंटरेस्ट थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट या डिफरेंट तरीके के अलग अलग रास्तों से अगर हम लोग मैप कर ले, तो इंटरेस्ट हम लोग खोज कर उन इंटरेस्ट की ओर ही अपने बच्चों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ा सकते हैं। और शायद फिर जैसा कि श्वेता ने बताया कि सबसे बड़ा इलाज आपके पास जो है आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा, जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्टिव सिस्टम बोल के काम करता है आपके बच्चे के लिए। वो सपोर्टिव सिस्टम और थोड़े थोड़े ये इनपुट्स, ये आपके बच्चों को बहुत ही ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाएंगे अपनी लाइफ के। So Shweta, it's very nice to talk with you. We will want you again in our next session with some more accomplishments. अलग अलग इसी तरीके की बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स आप जीत के वापिस हमारे साथ हमारे शो के अंदर आए। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। Thank you very much for coming with us. Thank you very much.